प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के प्यारे प्यारे से बच्चे। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज हम क्लास 10th में एक आपका भौतिकी शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स शुरू होगा जिसका पहला चैप्टर होगा और जो लाइट के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में पढ़ना है। आपके मन में ख्याल आते होंगे सर कि हम लोग का सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है। आपको यकीन रखना है, विश्वास रखना है, आपका सिलेबस सही चल रहा है। आपका जैसे भी 9th का एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा एग्ज़ाम हो जाने दीजिए। अपने एग्जाम आप 9th का भी थोड़ा अभी तैयारी कीजिए हल्के हल्के, क्योंकि आपको 9th का एग्ज़ाम अभी आपका फाइनल एग्ज़ाम है। उसके एग्ज़ाम देते हुए जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होगा हम लोग टोटली समर्पण हो जाएंगे क्लास 10th के लिए। और आपने देखा कि आपका केमिस्ट्री में एक चैप्टर ख़त्म हो गया, हिंदी का एक चैप्टर हमने पढ़ लिया ऑफलाइन में, आपका मैथ का भी एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज, संडे है आज। तो अब पीछे कहाँ है, रहा बात जीव विज्ञान का, तो उसका भी हम चैप्टर शुरू करेंगे जल्दी से। वीडियो यूट्यूब पर भी आया करेंगे। संस्कृत भी आपका जल्दी हम शुरू कर देने वाले हैं, तो आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस प्यारे से लेक्चर को। फिजिक्स का होगा, आराम से समझिएगा चीज़ को, मज़ा आएगा आपको। नोट्स बनाने होंगे और रिवीजन खूब कीजिएगा। रिवीजन जो बच्चा करता है उसी को चीज़ें याद रहती हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले चैप्टर का पहला लेक्चर को। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम फिजिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि फिजिक्स का है क्या। हम बच्चे जी पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी। साइंस में हम लोग क्लास 10th में 3 पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर 1 हम लोग पर फिनिश किए थे और ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है। और शुरू करेंगे लाइट। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं साइंस के बारे में। तो व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या है? साइंस, द वर्ड साइंस जो है हैज़ बीन डिराइव, इस साइंस का जो वर्ड है डिराइव हुआ है, उत्पन्न हुआ है फ्रॉम एक लैटिन वर्ड है, सिंस्टिया, विच मीन्स, इस जिसका अर्थ होता है जानना। यानी साइंस का अर्थ जो वर्ड आया है ये सिंस्टिया वर्ड से है, जिसका अर्थ ही होता है जानना। यानी हम कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं साइंस में भी डिफाइंड, साइंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टमेटिक स्टडी। एक मतलब सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से अध्ययन होना चाहिए, ऑफ फैक्ट्स, इवेंट एंड हैपनिंग अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। अपने आसपास जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं उसका हम सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करते हैं, ये कहलाती हैं विज्ञान। क्या कहलाती हैं? साइंस। तो सर साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिकी। तो भौतिकी क्या है? तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा शब्द के भौतिक से हुई है, फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है प्रकृति, यानी नेचर होता है। इस तरह फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा शब्द फ्यूसिस से आया हुआ है, जिसे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, ये भौतिकी कहलाता है। तो हम फिजिक्स को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाती है। द वर्ड फिजिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, ये फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है नेचर। हेंस फिजिक्स में भी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एज ब्रांच, एक ब्रांच है साइंस का विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो प्रकृति घटनाएं घटती हैं, इसको उस सारे घटनाएं को हम कहते हैं भौतिकी। ये चीज़ें आपसे पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लिया। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आपका भौतिकी का लाइट। अब इसमें देखेंगे लाइट। अच्छा, मैं लाइट के मैं नमूना दिखा दूँ क्या? थोड़ा सा मैं भी बहुत सारा लाइट यहाँ ऑन किया हूँ। देखिए यहाँ भी लाइट चल रहा है, तभी तो यहाँ पर इसकी फ्लैश लाइट जला हुआ है मोबाइल का, और यहाँ बहुत सारा लाइट जला के रखा हूँ, तभी आप देख रहे हैं। सुबह भी है, सुबह का टाइम है, मतलब लगभग हम आपकी तैयारी के लिए 4 बजे से काम कर रहे थे, लेकिन सब सेट करते करते इस टाइम में बैठे हैं। तो अभी सारा लाइट बंद कर दे तो क्या चीज़ आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो सर बात यही है कि लाइट है क्या। अभी चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका सिंपल दिखाई देता हूँ। आप स्क्रीन पर बहुत सारे अक्षर को देख रहे होंगे, क्या क्या लिखा गया है। मैं थोड़ा देर के लिए लाइट को बंद करने वाला हूँ। आप हमको बताइए कि आपने चीज़ें को देखा क्या। अभी तो एक लाइट बंद किया, थोड़ा सा और रुकिए। तो अभी आपने देखा कि एक सारा लाइट बंद की है। अब मैं एक लाइट और बंद करूँगा और आपसे पूछूंगा, बताइए कि क्या आपको अक्षरी सारी दिख रही है अच्छे से? तो आपका अर्थ आएगा कि सर मुश्किल हो रहा है। तो लाइट हम पढ़ रहे थे, तो लाइट पर लाइट है क्या? अब बताइए क्या अक्षर आपको दिख रहा है? क्या आपको चीज़ें दिख रही है स्क्रीन पर? नहीं दिख रहा होगा।
सर ऐसा क्या हो गया? ऐसा हो गया लाइट की वजह से, क्योंकि आपके पास लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा जिसके माध्यम से आप वस्तु को देख पाते हैं। इतना अंधेरा कर दिया हूँ कि आपको कोई अक्षर दिख नहीं रहा होगा। फिर से मैं आपको लाइट ऑन करूंगा, आप देखिएगा, आप चीज़ें को देख पाएंगे। तो सर ये करना जरूरी क्यों था? इसलिए जरूरी था कि आप लाइट को अच्छे से समझ पाए कि लाइट है क्या, लाइट में होता क्या है, लाइट की शक्तियाँ क्या हैं। तो मैं अब देखिए फ्लैश लाइट ऑन करूँगा तो आप चीज़ें को देखना शुरू कर देंगे। अब क्या देख पा रहे हैं सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से? हाँ, अब मैं सिस्टमेटिक रूप से चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो इसके पहले क्यों नहीं देख रहा था मैं, या आप क्यों नहीं देख पा रहे थे? तो हमारी आंखें इसलिए नहीं देख पा रही थी कि लाइट नहीं था। तो पहले चैप्टर अपना पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो हमने थोड़ा लाइट के बारे में देखा, लाइट है क्या। तो अपने लाइट क्या रूप बहुत अच्छे से देख लीजिए। लाइट एक ऊर्जा का रूप हो गया, एनर्जी का सोर्सेस हो गया, जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अब तो आगे बढ़ते हैं। तब हमने जस्ट देखा कि कोई चीज़ें जब अंधेरा था तो हम कोई वस्तु नहीं देख पा रहे थे, सेम यही कैमरा था, सेम ही मोबाइल था, आप नहीं देख पा रहे थे। तब प्रकाश एक ऊर्जा का रूप हो गया जो हमें उन वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अच्छा, यानी कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, कुछ नहीं करते होंगे। जो उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग ल्यूमिनस बोलते हैं और दीप्त प्रकाश बोलते हैं, और जो उत्सर्जित नहीं करते उसे हम लोग अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। सब पर डिस्कस होगा थोड़ा थोड़ा, आप आराम से एक बार समझते चलिएगा, परेशान नहीं होना है आपको। हो गया। अब देखिए उत्सर्जित करते हैं जो हमारी आँखों में दृष्टि की अनुभूति पैदा करती है, और ऊर्जा तो है जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि में देखने के लिए अनुभूति पैदा कर देती है। अगर वो नहीं होती तो हम देख नहीं पाते थे, नहीं देख रहे थे चीज़ को। चैप्टर का नाम अपना है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन, यानी लाइट पढ़ ली, हम थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसका रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। यानी रिफ्लेक्शन एंड दो चैप्टर हैं इसमें। चलिए अब थोड़ा देखिए अगला पॉइंट कि जो प्रकाश हो इसमें पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, और तरंग भी होता है। लाइट में बहुत सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था, मैं तो उसमें उतना डिप्स में नहीं जाना चाहता हूँ, आपके सिलेबस के हिसाब से कि बच्चे को आराम से चीज़ें पता भी होना चाहिए और काम भी हो जाए। तो प्रकाश में है बहुत सारी पार्टिकलों से मिलकर बना है। जो लाइट है कि लाइट किन चीज़ से फॉर्म हुआ है, तो बहुत सारे पार्टिकलों से वैज्ञानिकों का मानना था, या तरंगों से मिलकर बना है। इसलिए लाइट को बोल दिया कि इसकी ड्यूअल नेचर होता है, इसकी दोहरी इसकी मतलब प्रकृति होती है। पहला प्रकृति पार्टिकल से बना है। पार्टिकल में क्या है? फोटोन। जो फोटोन एनर्जी पैक्ड हुए हैं, बहुत सारे उसमें फोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे फोटॉन्स। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसा बता सकता हूँ कि बहुत सारे फोटॉन्स होंगे। जैसे मान लीजिए एक फोटोन का पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे फोटोन के पार्टिकल इसमें होते हैं, तो ये एक लाइट बना है, लाइट बनी है। आप कभी देखते हैं गर्मी में हमको धूप में गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि फोटोन है, फोटोन आके हमारे शरीर में पड़ते हैं। सूट की लाइट में देखा होगा, कभी अपने लाइट भी गर्मी के दिन देखिए लाइट आप चला लेंगे तो आपको थोड़ा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल जो आते हैं ये हमारे शरीर पड़ते हैं, और इनमें क्या है? ये एनर्जी के पैकेट हैं, आके शरीर पर हमको गर्मी पैदा करते हैं। तो ये भी माना गया कि इसके डुअल नेचर माना गया। एक तो बोला कि फोटोन के बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर बना है, और दूसरा होता है जो लाइट होते हैं इसके वेव नेचर होते हैं, इसमें वेव भी होता है, तरंगों से मिलकर बना है। और तरंग किसके रूप में? ये वेव किस रूप में? या तो विद्युत चुंबकीय रूप में, या तो अनुवर्त तरंग के रूप में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या तो ट्रांसवर्स वेव। अपने दो तरंग के बारे में पढ़ा था क्लास 9 में, थोड़ा सा भी जिक्र हम यहाँ भी कर लेंगे। चलिए, प्रकाश की सहायता से हम प्रकृति के सभी रंगों को देखते हैं। जितने अभी हम लोग तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग की बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होती हैं? 7 रंग होती हैं। और सबसे अच्छा रंग आपको दिखता है कौन है? तो पीला वाला जो रंग है ना, सबसे ज़्यादा दिखता है, संवेदनशील, हमारे आँखों के लिए सबसे अच्छा भाता है वो। बाकी सब रंग देखते थे कि आपने यहाँ रेड भी देख रहे होंगे आप, यहाँ नीला कलर भी है, और यहाँ पर आपको ये पेंसिल वाला भी कलर है, ब्लू कलर भी दिख रहा है, आपको ब्लैक पेन भी क्या लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके सबसे आँखों में ज़्यादा ये अच्छा जा रहा होगा। अब देख रहे हैं आपकी आँखों में ये अच्छा सबसे फील हो रहा होगा। हो गया, समझ के बातें को? चलिए, यानी हमारी आंखें अधिकतर पीले रंग के प्रति संवेदन यानी सेंसिटिविटी होती है, तथा बैंगनी और लाल रंग के प्रति सबसे कम सेंसिटिविटी होती है। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कुछ प्रकाश के गुण देख लेते हैं। तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। हमने क्या पढ़ा? प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। चुंबकीय तरंग कहने का मतलब क्या होता है? देखिए,
मैं यहाँ पर एक डॉट मान लो ये दिखा रहा हूँ लाइट है, ये लाइट जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, इसमें लाइट जा रही है, ठीक है। और कोई पार्टिकल, एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक चीज़ें ऊपर गई हैं, कोई पार्टिकल इस ऊपर नीचे। तरंग का मतलब क्या, ये वेव है, ऐसे ऐसे ऊपर अप डाउन कर रहा है। अनुप्रस्थान का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ें ऊपर नीचे अप डाउन कर रही है। ये कोई पार्टिकल है, इस ऊपर नीचे अप डाउन कर रही है, तो ये अप डाउन कर रही है, तो ये क्या है, वेव हो गया। ये क्या हो गया जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सॉरी, अच्छा मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, एक मिनट एक सेकंड रुकिए। ये मान लीजिए लाइट होगी, लाइट की डायरेक्शन हो गई, ये ऊपर और एक नीचे, मैं ऐसे चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और एक चीज़ कोई बाहर, इससे कोई बाहर निकले, बाहर कैसे निकाल पाएंगे यहाँ से आप, यहाँ पर तो मैं 3D नहीं दिखा सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कुछ बाहर निकला हो, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो इधर चला गया, एक उधर चला गया, एक नीचे चला गया, एक यहाँ से ऊपर बाहर निकला हो, एक यहाँ से कोई चीज़ बाहर निकला हो, एक यहाँ से चीज़ कोई बाहर, देखो यहाँ से कोई चीज़ बाहर निकला हो, तो बाहर तो हम निकाल नहीं सकते हैं पहले इस पेपर पर। देखिए आपने पेपर पर ऐसे तो मैंने बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, क्या मैं यहाँ से चीज़ कोई बाहर निकाल सकता हूँ, पर बाहर की दिशा में नहीं निकाल सकता हूँ ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बिंदु बनाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं डॉट। इसको हम फिजिक्स में यूज करेंगे, कहीं डॉट है तो इसका मतलब समझ लेना कोई चीज़ बाहर आ रही है। तो ये डॉट क्या दिखा रही है, ये डॉट दिखा रही है जेड। देखिए ये हो गई एक्स डायरेक्शन, ये ऊपर वाई और नीचे वाई होता है ना, प्लस वाई नीचे वाई, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और जेड में बाहर, ऊपर, इसमें से बाहर निकल रहा हूँ बाहर। आप समझ रहे हैं मैं बाहर कर रहा हूँ, इससे ऊपर की दिशा में, तो उसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ, तो उसको मैं यहाँ गोले से दिखा दे हूँ, यानी डॉट से। और डॉट ये क्या बता रही है, ये डॉट बता रही है चुंबकीय क्षेत्र। ये बिंदु क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम जेड मान रहे हैं। तो ये एक्स में लाइट है, वाई में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और जेड क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। तो मैं आपको ना डॉट और क्रॉस पे बताऊंगा, बहुत सारे हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे आगे चल के चैप्टर 1, तो वहाँ पर डॉट क्रॉस बनाएंगे, तब थोड़ा सा अभी याद रखिएगा। डॉट मतलब होता है कोई चीज़ बाहर निकल रही है, क्रॉस मतलब कोई चीज़ अंदर जा रही है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है तो उसके लिए जेड डिनोट करते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी, तो हम आपको फिजिक्स में पढ़ेंगे बच्चे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्रॉस लगाएंगे। तो क्रॉस बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, और डॉट बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन बताती है, ये बाहर की तरफ है। और क्रॉस बताएगा, हम क्रॉस का इस्तेमाल भी करेंगे आगे चल के, तो उसका हम बताएंगे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है। हो गया, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बाहर की तरफ है, तो इसके लिए मैं डॉट ये चीज़ आप समझ गए। चलिए, प्रकाश बच्चा जी हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर हम प्रकाश की बात कर लें, लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, वक्र रेखा में। आप सीधी रेखा में याद रखिएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, इसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए। अच्छा, माध्यम क्या, जैसे मतलब कि हमको चलने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट भी चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी चल जाएगा। निर्वात क्या होता है, मान लीजिए कहीं हवा है, हवा भी निकाल दिया जाए, कोई ऐसा एरिया ले लो जहाँ पर हवा भी ना हो, तो उसको निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, यानी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नॉन मैकेनिकल वेव, इसलिए प्रकाश को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल अगर बचा देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर होता है, और मीटर में देखा जाए तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। थोड़ी इसको याद रखेंगे। प्रकाश का वेग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाता है, माध्यम समझ लेगा। और मान लीजिए मैं लाइट पानी में चल रहा था लाइट, तो उसका डेंसिटी के हिसाब से उसका जो चाल होगा थोड़ा और होगा, लेकिन मान लीजिए उसका वेलोसिटी जो होगा कम होगा, ज़्यादा हो या कम होगा। फिर अगर वो उसमें से कहीं निर्वात में निकल जाए, हवा में निकल जाए, तो उसका हो सकता है वेग बढ़ जाए। तो प्रकाश का वेग मतलब आप समझते हैं वेलोसिटी क्या होती है, उसकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर चेंज हो जाता है, ठीक। अगर माध्यम चेंज हो गया, मान लीजिए कि लाइट अभी चल रही थी, ये मान लीजिए बोतल है, इसके अंदर लाइट गया, ठीक, तो यहाँ से गया इसके अंदर जाएगा, तो इसका ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा बच्चे जी, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्या आप चीज़ समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझने की चीज़ है, बटने के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे।
चलिए, निर्वात प्रकाश के चाल अपन देखा, याद रखना पेपर में कभी कभी आता है ये, MCQ के फॉर्म में आता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए और ये इसको आपको याद भी रखना चाहिए। ठीक है, प्रकाश का वेग एक माध्यम हो गया, हम पढ़ लिए। अगला पॉइंट है कि प्रकाश की तरंग जो होते हैं, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य को हम बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित होती है, यानी इसका वेलोसिटी तो चेंज होता ही होता है, साथ में इसका वेवलेंथ भी चेंज होता है। सर वेवलेंथ क्या होता है, थोड़ा सा क्लास 9 आपको याद दिलाता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कोई ये प्रकाश रेडिएशन हो गया, अगर ये वेव हम दिखा रहे हैं, तरंग दिखा रहे हैं, तो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ऊपर देखो ये ऊपर गया तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, और ये चीज़ एक बार यहाँ से यहाँ तक जो नीचे वाला देख रहे हैं, यानी अप गया तो उसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट यानी स्ट्रिंग, और नीचे तो इसको गर्त बोलते हैं, यानी थ्रू। स्ट्रिंग और गर्त, तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर गर्त है, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग था, यह गर्त था, तो इसके बीच की दूरी इसको बोलते हैं एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी था, इसको हम लोग बोलते हैं तरंग वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। एक बार तरंग दैर्घ्य होगा, इसको लेमडा से डिनोट किया है। ये साइन देख रहे हैं, लेमडा का साइन है। तो चलिए, हमने क्या पढ़ा, इसका जो वेलोसिटी होता है मैंने अपने पढ़ा वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक यूनिट टाइम में जो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है उसे हम लोग वेग कहते हैं। अब इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो इसको हमने क्या दिखाया, वेवलेंथ है, तो इसलिए यहाँ पर वेवलेंथ यानी लैम्डा हो गया, और इकाई समय में यूनिट टाइम पर यानी टी लिख दी हमने। तो यहाँ से भी का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सर चलो ये हो गया। और देखो हमने क्या बताया, ये इसकी जो वेवलेंथ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ को बचाइए हम यहाँ पर वेलोसिटी, ये निर्भर करती है उसकी लैम्डा पर भी। अब जो उसकी वेवलेंथ होती है बच्चे जी, उसकी वेलोसिटी में एक तरंग दैर्घ्य कहा कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है एक माध्यम से दूसरे जाने पर चेंज होती है, इसका लैम्डा चेंज होता है, उसका वेवलेंथ चेंज होती है। तो 20 स्तर क्या हो गया इसका, मान लीजिए तरंग हो गई कि कोई वेव है, तरंग है तरंग की चाल को हमने 20 से डिनोट किया, इफ से मैंने उसको दिखाया फ्रीक्वेंसी, और फिर इसको फ्रीक्वेंसी को हम लोग लैम्डा से भी डिनोट कर देते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है सभी माध्यमों में समान रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। प्रकाश तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है सभी मीडियम में एक समान होती है। कोई माध्यम में जाइए फ्रीक्वेंसी सम होती है, चेंज क्या होता है, तरंग दैर्घ्य चेंज होता है। सर उसका वेग भी चेंज होता है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं। तो ये प्रकाश की कुछ मतलब प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, प्रकाश गुण, कुछ लाइट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपसे पेपर में लिखने को नहीं आएगा, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ना है कि चीज़ें आपको समझने में आसानी रहेगा। हर चीज़ पेपर के लिए नहीं पढ़ी जाती है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज रहेगा, आप उसके बाद चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, तो आपको लिए सब यादें करना आपके लिए आसान हो जाए। कोई चीज़ आप जल्दी याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको रटना पड़ जाता है। प्रकाश चिकनी सतहों से प्रभावित होती है, कोई एकदम पॉलिश होना चाहिए उससे। अगर मान ली लाइट मारना है, अगर ये खूब स्मूथ हो, खूब चिकना हो, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन अच्छा होता है। जैसे दर्पण, ये मान ली कोई मिरर है, कोई चीज़ लाइट यहाँ पर पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये चिकना स्मूथ सतह था इसीलिए। चलिए, आपने थोड़ा सा बात किया था ना तरंग के बारे में, तो तरंग दो प्रकार के हम पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। क्लास 9 का टॉपिक है, फिर भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। यदि माध्यम कण, ये मान लीजिए कि वेव की दिशा है, कोई यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इसके मध्य में, यहाँ मध्य में, इसके मध्य में बीच स्थित तरंग की दिशा जो होती है, तरंग की दिशा के लंबवत, ये मान लीजिए तरंग की दिशा है, और इसकी कोई यहाँ पार्टिकल है, इसके ऊपर तरंग की दिशा के लंबवत, ऊपर नीचे, अप डाउन, परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे, सिर्फ ऊपर नीचे ही गति करता है। उसको गति करना, किसी पार्टिकल को तरंग की दिशा में ऊपर नीचे गति करना पड़ता है, इस गति को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, और यदि कोई माध्यम कण जो होते हैं अपने मध्य स्थिति पर, या बीच में स्थिति है, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तरंग के दिशा के आगे पीछे, ये मान लीजिए वेव तरंग की दिशा इधर है, अब इसके आगे पीछे बीच में ही एक पार्टिकल ऐसे गति कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्वनि, साउंड जो होता है ना, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। लेकिन हम लोग लाइट पढ़ने वाले हैं, तो लाइट क्या है बच्चे जी, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, नोट्स बन गया आपका। चलिए सर आगे चलते हैं थोड़ा सा।
अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग लाइट। चलिए, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक माध्यम हवा है, यहाँ पर हवा है, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कांच होगा, इसमें अगर जाएगा एक माध्यम चेंज होगा तो उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा। मैं थोड़ा सा लाइट बचा दिया भी था, पता ना कौन कहाँ रख दिया है, मैंने लाइट लाया था आपको पढ़ाने के लिए, थोड़ा चेंज दिखाने के लिए, उसका मुड़ जाता है, लेकिन अभी पता नहीं ये लोग कहाँ रख दिए हैं, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। मैं शाम को रख गया था, बच्चे लगते थे रख दिए हैं तो नहीं मिल रहा अभी, और सुबह का भी टाइम अभी कोई है नहीं, तो मैं अगले लेक्चर में आपको थोड़ा दिखा दूंगा। या आप थोड़ा देख लेना, कोई मान लीजिए शीशा हो गया, आप एक लाइट अपने पास जो इरेजर लाइट जो होता होगा उसको थोड़ा, इरेजर लाइट अच्छा काम करे, थोड़ा पतला होता है उसके लाइट, उसको मारिएगा ना तो देखिए उससे थोड़ा बेंड हो जाएगा, इधर जाएगा तो मान लीजिए शीशा है तो सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, झुक जाएगा। तो ये जो मुड़ना वरना होता है, इसी को बच्चे हमने क्या बोला, ये उसका अपवर्तन है, यानी उसको अपवर्तन से गुजरना पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर हवा था, अब ये लाइट, ये किरण आ रही थी, प्रकाश किरण, ठीक है, मान लीजिए कि ये पानी था, ये पानी है, पानी में जाना चाहिए सीधे, ऐसे सीधा नहीं जा पाएगा वो ऐसा हो जाएगा, वो सीधा ना जाके थोड़ा सा बेंड हो गया। ये जो घटना घट रहा है इसको हम अपवर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन भी पढ़ना है आगे चल के। चलिए, प्रकाश को निर्वात करने के लिए यानी प्रकाश को निर्वात में गमन करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को निर्वात करने के लिए, निर्वात मतलब चलने के लिए, आने जाने के लिए कोई फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी यह गमन कर सकता है, जिसमें प्रकाश की चाल का मान। बच्चे अगर आपको कोई पूछे लाइट का, ये पेपर में तो नहीं आता है, आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही याद रखना है। लेकिन कोई पूछे एक्चुअल मतलब इसका वास्तविक वैल्यू कितना होता है, तो प्रकाश का वास्तविक वैल्यू इतना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 29 करोड़। ठीक है, 99 कुछ है, इसीलिए इसको हम 30 करोड़ मान लेते हैं। 29 लाख इकाई, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 29 करोड़। यानी इसको हम लोग 3 लाख मीटर मानते थे ना किलोमीटर में, तो इसको 29 लाख ही कुछ आ रहा है, 29 लाख समथिंग, लेकिन इसको हम लोग लगभग में इतना मानते हैं। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज यही करेंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इतना याद रखना चाहिए आपको, इतना होता है। पेपर में आपको यही याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में आपको बता दिए। चलिए, अब देखिए वर्तमान जो आज के वैज्ञानिक जो हैं, आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कोई भी कण निर्वात में प्रकाश की गति से अधिक यात्रा नहीं कर सकती। यानी जितना लाइट का स्पीड होता है उतना किसी का भी स्पीड नहीं होता है। जितना लाइट का स्पीड, जिस स्पीड से गति कर लेती है वेग से, उतना कोई भी पार्टिकल आज के दुनिया में उतना लाइट, इतना स्पीड किसी की चीज़ का नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा पदार्थ के बारे में कर लेते हैं। कुछ पारदर्शी पदार्थ है, तो देखिए पारदर्शी पदार्थ का नमूना भी आपको दिखाते हैं, सिंपल अभी यहीं पर देखिए, जैसे ये आपको कोई चीज़ दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर मैं बोलूँ अभी दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है क्या, जैसे मैं पेपर ला दिया आपको नहीं दिख रहा होगा, तो पेपर के आप आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। ठीक, लेकिन मैं बोलूँ कि अभी भी दिख रहा है क्या, तो अब थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं, है थोड़ा थोड़ा पेन दिख रहा है नीचे डिब्बा के नीचे, तो ये थोड़ा इसके आर पर हम कुछ वस्तु को देख पाए, जिसमें आप उंगली दिख रहा होगा नीचे से, तो ये दिख रहा है। तो ये जो माध्यम है ना, इसको बोलते हैं पारदर्शी, जिसको हम आर पार, इसमें प्रकाश आर पार गति कर ले उसे पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार गमन कर लेती है इसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। किसी वस्तु को किसी वस्तु को हम आर पार देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और पारदर्शी मतलब ओपेक, जिसमें प्रकाश आर पार गमन कर सकती है और उस हम वस्तु को आर पार ना देख सकते हैं। एक होता है पारभासी। पारभासी मतलब जी थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला कोई चीज़ दिखे, पूरा क्लियर ना दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखे। अपने कहीं पर ग्लास शीशा उसा हम देखा होगा, कहीं बैंक में ऐसा शीशा लगाता है, थोड़ा चीज़ धुंधला दिखता है, पूरा क्लियर नहीं दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं पारभासी। जिससे प्रकाश, उसमें ऐसा इसलिए होता है कि उसमें कुछ कुछ प्रकाश की लाइट गमन करती हैं, कुछ कुछ पूरा रूप से गमन नहीं करती हैं। ओपेक में तो बिल्कुल नहीं करती है, इसमें करती है, इसमें हल्का हल्का करती है, कुछ प्रकाश से कुछ, यहाँ पर कुछ लिखे हैं, कुछ अंश बाहर निकल जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता होगा ऐसे माध्यम में। चलिए अब प्रकाश किरण क्या है सर, तो देखिएगा प्रकाश की दिशा दर्शाने वाली सीधी रेखा को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए ये वाला मैं प्रकाश की दिशा दिखाने के लिए एक सीधी रेखा यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। सिंपल चीज़ है। तो सब प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज से क्वेश्चन इस साल पूछा गया था आपके 25 के एग्जाम में।
तो प्रकाशपुंज क्या है? तो प्रकाश किरणों का समूह प्रकाशपुंज कहलाता है। ठीक है, ये प्रकार देखा जाए तो 3 प्रकार का हो जाएगा, 1 2 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक, एक तो चल रहा है ऐसे तो फिर बोलेंगे समानांतर प्रकाशपुंज। सारे प्रकाशपुंज अगर एक ही सीधा जा रहे हैं और एक दूसरे से कभी न कटे, आपस में नहीं कटे, तो पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे पैरेलल यानी समानांतर प्रकाशपुंज। अगर एक बिंदु से एक बिंदु पर आती हुई सब मालूम चल रहा है तो इसको हम बोलते हैं, ये दूसरा प्रकार होगा, इसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाशपुंज। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। और एक तीसरा प्रकार होता है, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये मान लीजिए सारे प्रकाश किरणें ऐसे बाहर जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाशपुंज यानी अपसरित प्रकाशपुंज, जिसको हम डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। तो ये पूछा गया था इस बार कि प्रकाशपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का डिफिनेशन और डायग्राम थोड़ा थोड़ा बना देते हैं ऐसे, तो आपको 2 नंबर का काम हो जाता है। सर क्वेश्चन में कराएंगे, बिल्कुल सब कुछ होगा। चलिए अब बताइए, कोई चीज़ हम देख क्यों पाते हैं? मान लीजिए आप यहाँ कोई चीज़ लिखा हुआ देख रहे हैं, क्यों? तो सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइट बंद किया था, कोई चीज़ आपको दिख रहा था नहीं, तो कारण ऐसा होता है कि अभी लाइट अभी उजाला है तो इस पर लाइट पड़ रहा होंगे और इससे रिफ्लेक्शन होके हमारी आंखों तक कोई चीज़ें आती हैं तो हमारे आंखों में इमेज बनता है। ठीक, तो भी हम कोई चीज़ को देख पाते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम दिखाया, कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, फिर इस पर कोई लाइट पड़ती है, लाइट पड़ा है अभी, और ये लाइट आपकी आंखों में रिफ्लेक्स हो जा रही है, आपकी आंखों में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो थोड़ा लाइट अपना ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है तो वहाँ इस पर हम चर्चा करेंगे। वस्तुएं क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कोई भी पदार्थ जो प्रकाश किरणें उत्सर्जित करती हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो प्रकाश किरण उत्सर्जित कर, ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक तो जिनके पास खुद का लाइट होगा, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे कि सूर्य, तारे, दीपक। सर सूर्य कैसा होता है? देखो, सूर्य तारा होता है ना, ये नेचुरल है, इसको हम लोग इसमें कुछ जलाते नहीं, लेकिन अभी फ्लैश लाइट अभी जलाए हैं। ये सब चीज़ें क्या है? आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है। जैसे बल्ब हो गया आपका, एक एग्जाम्पल है, दीपक हो गया, तो बल्ब भी लिख सकता हूँ, बल्ब। अभी फ्लैश लाइट जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, ये सब क्या है? ये भी लाइट उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, लेकिन इनके पास अपना प्रकाश है। ठीक है, और तो इसे बोलते हैं दीप्त। क्या बोलते हैं? दीप्त या उद्दीप्त पदार्थ। इसको उद्दीप्त भी या उद्दीप्त या अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। दीप्त पदार्थ या अदीप्त पदार्थ, इसको उद्दीप्त भी कह सकते हैं। तो दीप्त पूछे या अदीप्त पूछे, अदीप्त पूछे तो मतलब वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, जैसे पत्थर, टेबल, चंद्रमा। सर चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता? नहीं, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं हो। चलिए, तो सर इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होती है? अभी आप ये देख रहे हैं पेंसिल, आपको मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए एक तरीका अपनाता हूँ, आपको इमेज दिखेगा। ये देखिएगा, ये पेन है और ये पेन है ओरिजिनल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसका जो यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, इसकी परछाई बन रही है, छाया बन रही है। छाया, इस छाया को हम बोलते हैं, इसका आप क्या है ये बच्चा जी, ये छाया ही इसका क्या है? इमेज है, प्रतिबिंब है। ठीक, तो प्रतिबिंब की समझ गए, ऑब्जेक्ट तो बुझ गए, जिससे प्रकाश और रस होता होगा या नहीं भी होता होगा, लेकिन उसका इमेज तो बनता है ना, उसकी छाया तो बनती है ना। तो भौतिकी में प्रतिबिंब एक प्रकाशीय स्वरूप है जो तब उत्पन्न होता है जब वस्तु प्रकाश की आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होती है या लेंस के माध्यम से परावर्तित होती हैं। प्रकाश स्वरूप है, एक स्वरूप है, एक आकृति बनता है उसका खुद का, तब बनता है, ये तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, मान लो अभी मेरे इससे लाइट आ रहा था तो इसका आप इमेज देख पा रहे थे। अभी देखो बल्ब से लाइट आ रहा है, अब लाइट से आने वाली वस्तु प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होने के बाद यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है। दर्पण से परिवर्तित होती हैं या लेंस के माध्यम से अपवर्तित होती हैं। ठीक, तो इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ प्रतिबिंब बना है, देखिए यहाँ पर। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के हो जाएंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो जाएंगे बच्चे जी? 2 प्रकार के हो जाएंगे। चलिए, एक तो पढ़ेंगे हम लोग रियल इमेज। कभी कभी ना इनसे अंतर पूछ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब 2 प्रकार पढ़ेंगे हम, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके 2 नाम है, आभासी या काल्पनिक, और एक होता है वास्तविक। इन दोनों में हम अंतर लिखवाते हैं, अंतर पेपर में आ जाता है, तो थोड़ा अंतर। देखिए, ये भी जब रियल इमेज बनता है ना, तो ये रियल किरणों का कटन से बनता है और ये
ये किरणें वास्तविक कटन से बनती हैं और ये किरणें काल्पनिक से। सर वास्तविक और काल्पनिक क्या है समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेना आपको, आराम से। चलिए पहले इसका थोड़ा अंतर पढ़ लेते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर स्क्रीन पर उतारा जा सके, स्क्रीन समझते हैं। अभी आप ये लेक्चर जो मेरा देखेंगे, आप टीवी पर देखेंगे, पिक्चर उक्चर मूवी हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, तो इसे बोलते हैं वास्तविक। अपना चेहरा देखिएगा आईने में जाके, तो आपका चेहरा स्क्रीन पर नहीं है, पूरा पर्दा पूरा शीशा पर नहीं है, उसके अंदर होता है, पीछे बनता है। तो जो चीज़ पीछे बनता है उसे काल्पनिक होता है। जो स्क्रीन पर बन जाए, जिसे पर्दे पर उतारा जा सके, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सके, जिसको हम स्क्रीन, पर्दा मतलब स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पर नहीं उतार पाएँ, उसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक। दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें दर्पण के सामने बिंदु पर मिलती हैं। ये दर्पण के आगे मिलती है, दर्पण के पीछे मिलती है। हो गया। आप ऐसा आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर मिल जाए, पेपर में आ जाता है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का सापेक्ष उल्टा होता है। ये रियल इमेज जितना बोलता है ना, वस्तु से उल्टा बनता है, ये सीधा बनता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है और ये काल्पनिक। रियल इमेज हम जब आपको इमेज बनाना सिखाएंगे ना, तो काल्पनिक कैसे बनता है अब जस्ट आपको समझा देंगे, चिंता मत करिए। चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाश के परिवर्तन, चैप्टर ही अपना यहाँ सब शुरू हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसके पहले वाली चीज़ सब जरूरी था थोड़ा थोड़ा समझना, उसके बारे में। रे क्या है, बीम क्या है, ठीक। इमेज दो प्रकार के हो गए, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक। हम वस्तु को देख कैसे पा रहे थे। प्रकाश का परिवर्तन, तो जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वे उसी माध्यम के सतह में लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम प्रकृति की सभी चीज़ों को देख पाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते। और ये देखिए, यहाँ पर कोई मान लीजिए ये शीशा है, ग्लास है, मान लीजिए ग्लास लिखे हैं, ये कोई चीज़ पर आके किरण पड़ी है, ठीक। परिवर्तन के बाद इधर लौट गई, उसी माध्यम में लौट गई, तो ये कोई किरण आई और इसी माध्यम में लौट गई, तो इसे बोलते हैं परिवर्तन, ठीक है। जो आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो यहाँ पर जिस बिंदु को टच करती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और जिस टकराने के बाद, परिवर्तन के बाद जिस माध्यम में लौट जाती हैं उस, और ये जाने वाली किरण को, आने वाली को आपतित किरण, टकरा के जाने वाली को बोलते हैं परिवर्तित किरण। तो ये आपतित किरण है, परिवर्तित किरण है। और जो यहाँ पर हम एक डॉट डॉट दिखाए हैं संरचना, इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक। और जिस सतह पर ये सरफेस देख रहे हैं, जिस सतह पर ये आके पड़ी हैं, उस सतह को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं जी इसको? परावर्तक सतह बोलते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल। नॉर्मल क्या था? तो परावर्तक सतह पर सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है। देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु है, इस पर आके कोई सीधी रेखा है जो है जिस पर नॉर्मल पर लंब होती है, मतलब ये 90 डिग्री पर होता है, पूरा ये 90 डिग्री पर होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे जी? इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण, सर इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे क्या है? तो वह किरण जो दर्पण सतह पर, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, जो परावर्तक सतह पर यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती हैं आकर, उसे बोलते हैं आपतित किरण। सत्य परावर्तित किरण क्या था? तो वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है। आई थी, देखिए ये आई है, तो आपतित किरण सरफेस पर टकरा कर लौट गई ना, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। सर आपतन बिंदु आपको समझाया था, जिस सतह पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर, जिस परावर्तक सतह पर आपतित किरणें पड़ती हैं, जहाँ का पड़ती है ना, जहाँ टच करती है ना, जैसे ये आपतित किरण है, यहाँ का टच की है ना, तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, बहुत आसान से, बहुत ईजी है। चलो सर, परावर्तक सतह पर आ, जिस सतह से प्रकाश टकरा कर परावर्तित होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन कोण, चलिए देखिए, ये मान लीजिए एक नॉर्मल था और ये आपतित किरण थी, तो अभिलंब ये होगा अभिलंब, और आपतित किरण, ये आपतित किरण है और अभिलंब, ये जो कोण बना है इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, इस कोण को हम लोग आई द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर मैं आपको नाम दिखाना चाहूँ तो मान लीजिए आपतित किरण P है, यहाँ O है, N है, तो इसका नाम कह देंगे हम, इस कोण का नाम कह देंगे PON। थोड़ा आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, PON आपतन कोण हो गया। तो सर परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये अभिलंब के साथ ये वाला कोण बना रही है, तो इसका नाम क्या देंगे? QON परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला परावर्तन कोण है, ऊपर वाला आपतन कोण था। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तब याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर हम पहला नियम की बात कर लें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये सब जितने होते हैं एक ही तल में होते हैं। याद हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये सब एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। सब एक ही तल में होगा, ये एक ही सरफेस में होगा, एक ही प्लेन में होगा। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। हो गया जी। चलिए दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई अप एंगल आर होता है, ठीक है। चलिए और अभिलंब घटना, एक बात थोड़ा ध्यान देते हैं अभी। चल अच्छा, मान लीजिए बच्चे ये आपतित किरण ऐसे आई है, ठीक, तो यहाँ कुछ कोण बना होगा 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी कोण बना होगा, तो जितना एंगल से आई है उतना ही एंगल से गई है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मान लेते हैं। अच्छा मान लीजिए बच्चे ये कोण अगर ये जो ये आपतित किरण है ये नॉर्मल पर ही चले हैं, जो नॉर्मल सीधा होता है 90 पर, ये आपतित किरण इसको मैं यहाँ से डालूँ, सीधे ऐसे डाल दूँ, तब क्या होगा? तो यहाँ तो आप कोई कोण बनेगा ही नहीं, क्योंकि अभिलंब कोण कैसे बनता है, अभिलंब अब आपतित किरण के बीच में कोई कोण बनता है। अगर सोच लिया जाए, अभी सोच लो भैया जी, ये आपका सरफेस, ये आपका नॉर्मल हो गया, मान लेते हैं ये नॉर्मल हो गया, और इसी पे मैं आपतित किरण गिरा दूं, तो अभिलंब के बीच में, अभिलंब जो था और आपतन में कोई कोण बन रहा है क्या? कोई कोण नहीं बना, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर हैं, तो ये जीरो कोण बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो जब आपका आपतन कोण जीरो हो गया तो वहाँ पर परिवर्तन कोण भी जीरो होगा, यानी जो सीधे आई थी ना वो सीधे ही चली जाएगी, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब नॉर्मल पर गिराएंगे आपतित किरण को तो कोई घटना नहीं घटी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर अभिलंब के साथ वापस लौट जाएगी। यहीं से किरण आएगी और यहीं से किरण लौट जाएगी, यहीं से आपकी आपतित किरण आएगी और इसी दिशा में लौट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अच्छा, क्यों बच्चा जी यहाँ पर आपने देखा था कि मैं यहाँ पर जो कोई दर्पण है यहाँ पर नीचे पॉलिश किया गया है, तो ये पॉलिश की जाती है ना, ये चांदी से करते हैं, क्योंकि चांदी ना सबसे चांदी से की जाती है, तो चांदी सबसे अच्छा परावर्तक होता है। लेकिन चांदी महंगा होने के कारण अब हम दूसरा पेंट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चांदी का पॉलिश अगर होता है तो सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। तो चांदी सबसे अच्छा परावर्तक होता है। पारदर्शिता आपको पढ़ा दिया हूँ। पारदर्शिता की प्रकृति के अनुसार परिवर्तन 2 प्रकार होता है। अगर परावर्तक सतह के अनुसार देखा जाए, उसके प्रकृति के अनुसार देखा जाए, तो परिवर्तन को हम लोग 2 प्रकार से करेंगे। एक तो होगा नियमित परिवर्तन, अगर मान ली सरफेस पूरा चिकना स्मूथ है तो किरणें आएंगी चली जाएंगी, कोई भी आएगा चला जाएगा, ऐसे कोई भी, यहाँ पर रेगुलर नियमित परिवर्तन होगा। अब नियमित परिवर्तन में क्या होता है, प्रतिबिंब अच्छा बनता है। अब सर इसको मैं आपको कैसे बताऊँ, देखिए मान लीजिए कोई पानी ठहरा हुआ है, कोई पानी आपका ठहरा हुआ है, और वहाँ उस पानी में किसी चीज़ का फोटो देखना है, एकदम सीधा इथी बनेगा, ये बनेगा, पूरा साफ बनेगा। अब कोई पानी हिल रहा हो ऐसा, अब पानी को हिला देना, उसमें अपना प्रतिबिंब चेहरा देखना आपका चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, आपका प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला दिखेगा, आपको अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। पानी शांत है, पानी का मैं इस्तेमाल इसलिए ले रहा हूँ, रेगुलर परिवर्तन हो गया, और इसमें अनियमित होगा, क्योंकि ये जो इसका सरफेस है उबरा खुबरा है, उल्टा पुल्टा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसमें परिवर्तन धुंधला होता है। इसमें परिवर्तन अनियमित होगा, और अनियमित परिवर्तन में प्रतिबिंब जो बनेगा धुंधला बनेगा। अब थोड़ा हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण के बारे में। दर्पण हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के, एक पढ़ेंगे समतल दर्पण और एक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। गोलीय दर्पण में एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण, एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। तो समतल दर्पण क्या होता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, सीधा हो, प्लेन हो, उसे बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, यहाँ आर लिखे हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। अब चलिए थोड़ा समतल दर्पण आपको चित्र बनाया, इसमें डायग्राम बना के दिखाइए बनता कैसे है। इधर की चीज़ आप थोड़ा बोल जाइए। इधर तो मान लीजिए पॉलिश है, आपको इमेज बनाने के हम थोड़ा दिखाते हैं कैसे बनता होगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक, और इमेज बनने के लिए 2 किरण जरूर निकालना पड़ेगा, तभी इमेज बनेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, जिसका नाम हमने ए बी दिया है, ठीक है, ए बी दिया है। अब यहाँ से हम 2 किरण निकालेंगे तभी इसका इमेज बनेगा। तो एक तो इमेज एक किरण निकालते हैं, चलो ऐसे सीधे पैरेलल, ये मान लीजिए इसका नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल डाले हैं, तो ये इसका नॉर्मल सब एक सीधा गई किरण। अच्छा, ये मान लो इसको सीधा आपने भेजा ऐसा, तो यहाँ पर नॉर्मल था, ये मान लो यही नॉर्मल होगा इसका, तो आपने नॉर्मल पर डाला इंसिडेंट रे को, आपतित किरण को, तो नॉर्मल पर तो कोई कोण बनता नहीं है, तो यहाँ पर उसी दिशा में लौट गई, तो ये इसी दिशा में लौट जाएगी ऐसे ऐसे। तो ये तो किरण मान लो ऐसे यहाँ लौट के इसी में चली जाएगी, ठीक है। इमेज तो बना नहीं, एक और इमेज डालिए, फिर आपने डाला दूसरे, यहाँ से डाला इसके दूसरे छोर पर, यहाँ वाली यहाँ किरण डाला,
तो यहाँ पर तो भाई कुछ कोण बनेगा, तो जितना कोण पर आया था, जितना कोण यहाँ पर था ये हमारे नॉर्मल हो गया, जितना कोण था आई यानी जितना आपतन कोण था उतना परिवर्तन कोण होगा, और ये किरण इधर लौट गई। अच्छा ये वाला किरण इधर चली जाएगी और ये वाला इधर जाएगी, क्या ये दोनों कभी किरण आपस में मिलेंगी? एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है नीचे, क्या मिलेंगे दोनों किरण? नहीं मिलेगा। तो कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और उनका प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनाना है। इसी को मतलब जो हमको थोड़ा मानना, कल्पना करना पड़ेगा, एज्यूम करेंगे, हम सोचेंगे ऐसा कि हो सकता है ये वाला किरण, और यहाँ मतलब ये ना होता, यहाँ पर पॉलिश नहीं होती तो ये तो किरण इधर चली जाती, डॉट 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 डॉट, और ये वाला किरण जो इधर लौट रहा था तो ये तो इधर भी जा सकता था पीछे की तरफ, तो यहाँ चला जाता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये सीधा है। सीधा क्यों है? क्योंकि देखो इसका बी वाला सर जो है ऊपर है तो बी ही हुआ, और ए वाला जो पैर है इसके नीचे ही है, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको हम ए डैश बी डैश से दिखा सकते हैं, ए डैश बी डैश से। अब देखिए जितना दूर पर ये था ना उतना ही दूर पर इसका प्रतिबिंब बना है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता होती है, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखे हैं उतना ही दूर इसका प्रतिबिंब बना है, जितना साइज का प्रतिबिंब था उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी कुछ प्रकृति, इसका नेचर लिख देते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो इसके वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ ओ लिखे ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है हाइट ऑफ इमेज के, यानी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। ठीक। अब वस्तु की दूरी, जितना यहाँ से वस्तु दूर था, ये यहाँ पॉलिश की गई थी, यहाँ से जितना ऑब्जेक्ट की दूरी है उतना ही ये जो इमेज बना है इस इमेज की भी दूरी उतना ही है। तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी को हम फिजिक्स में यू से डिनोट करेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग वी से डिनोट करेंगे। तो यू बराबर वी हो जाएगा, यानी वस्तु की दूरी। तीसरा नेचर इसका प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चे, इसमें काल्पनिक बना है पर्दे के पीछे, क्योंकि पर्दे पर नहीं उतार सकते ना, पर्दे के पीछे देखो यहाँ पर्दे पर यहाँ बनता है इमेज, तब ना इमेज तो यहाँ बना नहीं, इमेज बना पर्दे के पीछे, तो इसको हम पर्दे पर स्क्रीन पर तो उतार नहीं सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर मैंने एक बात लिखा कि यह लेटरल इन्वर्जन होता है। सर लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है ना कि बायां का दायां बनेगा। अगर आप आईने की तरफ खड़ा होखिएगा तो आपका बायां वाला हिस्सा इसमें फोटो में आपको दाहिने तरफ दिखाएगा, और आपका जो दायां वाला भाग है उस फोटो में बायां तरफ दिखाएगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्विक विवर्तन, यानी थोड़ा उल्टा, इसको उल्टा नहीं कहेंगे, पार्श्विक उल्टा कहेंगे, पार्श्विक उल्टा है, लेटरल इन्वर्टेड है, इन्वर्जन या इन्वर्टेड। अब ये पार्श्विक विवर्तन क्या है इसको भी थोड़ा यहाँ पर समझा दिया गया है। जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है, बन जाता है, और बायां भाग दायां भाग बन जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं बच्चा जी लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इसीलिए आपने कभी देखा होगा एम्बुलेंस, जैसे मतलब ये समतल दर्पण हो गया तो यहाँ पर बच्चा जी क्या है, मैंने पी लिखा है, तो यहाँ पर पी ऐसा है तो दर्पण में पी ऐसा दिखाएगा। कभी शीशा में अपना अक्षर को देखिएगा, मैंने अपने लिखा रेड, इसका समतल दर्पण फोटो देखने का, तो इसमें रेड ऐसा दिखाएगा, तो ये लेटरल इन्वर्जन है। ठीक। इसीलिए गाड़ी पे देखना, पीछे वाला गाड़ी पे देखना एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। अब एम्बुलेंस उल्टा इसलिए रखता है कि जो मतलब आप तो गाड़ी चला रहे हैं, आपके कोई पीछे एम्बुलेंस आ रहा है तो आप अपने शीशा में देखेंगे ना तो एम्बुलेंस आपको सीधा हुआ दिखेगा, इसलिए उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। तो ये जो फिनोमेना घटना बता रहे हैं, ये जो घटना है इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नोट कर लिया था आपने इसको। और देखो स्क्रीन पर तो कोई हाथ होता है नहीं, तो आराम से वीडियो को आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हैं, समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन था जिसको पोल में डाला गया था, बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी किए थे। हमने कहा था कि एक आपतित किरण है, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया और हिंदी में लिखा गया। एक आपतित किरण समतल दर्पण की सतह से 35 डिग्री के कोण बनाती है तो परिवर्तन कोण कितना होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन भी था आपके सामने। अब देखिए ये मान लीजिए समतल दर्पण है, और देखिए क्या बोला गया, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, अभिलंब से कोण नहीं बना रहा था, नॉर्मल से कोण नहीं बना रहा था। अगर नॉर्मल से कोण बना था 35 तो इसका आंसर भी 35 हो जाता है। लेकिन ये बोला है कि जो कोण समतल दर्पण की सतह से, ये समतल दर्पण की सतह से, ये समतल दर्पण का सरफेस है, इससे आपतित किरण से कोण बना रही है, ये वाला कोण बना रही है 35। ओहो, तो ये वाला तो भाई बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये आपतन कोण तो नहीं है, आपतन कोण यहाँ बनता है नॉर्मल के साथ। अच्छा मान लीजिए कि ये 90 होता है, नॉर्मल 90 में ये ऑलरेडी 35 हो चुका है, तो ये वाला कितना होता है? 90 में से घटा लीजिए, तो 90 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 55, यानी अब मालूम चल गया ये वाला आपतन कोण 55 है, तो परिवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा बच्चा जी? 55 होगा। जैसे हम जानते हैं कि भाई कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के लिए कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, एंगल आई यहाँ निकल के कितना आ गया 55, तो आर भी कितना होगा? 55 होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके जो इस करा दिया गया। चलो आप इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तो अपने सिलेबस में हम 2 ही पाएगा दर्पण पढ़ेंगे,
एक तो पढ़ेंगे समतल दर्पण, एक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक, ये मैं थोड़ा रेफरेंस बुक से देखा हूँ, वहाँ पर दिया गया है। एनसीईआरटी में तो इसको दिया नहीं गया है, तो इसको जिक्र करना की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको जिक्र हम करेंगे भी नहीं। हम लोग अपने बुक में, अपने सिलेबस में आपको 10th में इतना ही पढ़ना है, समतल दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में। समतल दर्पण आपको जैसा बोलते पहले पढ़ा दिया, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, और गोलीय दर्पण में हम ऐसा पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे दो प्रकार की, एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण, एक पढ़ेंगे उत्तल। अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, इंग्लिश में कनकेव मिरर, और इस उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक, इन दोनों दर्पण के बारे में पढ़ा जाएगा। और चलिए, तो पहले इसको समतल तो हो गया, तो अवतल को ही पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कभी डिफरेंशियल पेपर में आता है तो आराम से लिखिएगा। और सर गोलीय क्या, मान लीजिए एक गोला देखिए, मान लीजिए कि इस देख रहे हैं, इसके अंदर क्या खोखला है ना। गोलीय दर्पण मतलब शीशा होगा, लेकिन शीशा कैसे होना चाहिए? अगर शीशा काटा जाए तो अंदर से खोखला होना चाहिए, ऐसा खोखला होना चाहिए, इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन वो शीशा होना चाहिए। एक ऐसा गोला शीशे अब खोखला है, और इसको देख लो, अगर इधर से काट दें, ये गोल कोई गोल हिस्सा था, मान लीजिए यहाँ लिए प्रकार से बनाया हूँ। अभी थोड़ी ज्योमेट्री का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसको मैं इस पार्ट थोड़ा सा पार्ट यहाँ से काट दूँ, थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कर दूँ। अगर इस पार्ट को काट दिया हूँ, अगर अंदर से पॉलिश कर दिया हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर अंदर से पॉलिश कर दिया हूँ तो ये इसका पर तभी इस पर चेहरा कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। ये वाला इधर बनेगा, क्योंकि इधर तो पॉलिश हो गया है, तो चेहरा इधर बनेगा। तो इसको जहाँ पर चेहरा बनता है ना, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ये हो गया इसका, ये दर्पण का तो नाम है उत्तल दर्पण, लेकिन ये जहाँ पर आपतित किरण आकर टकराएंगी, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, देखिए उभरा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उससे उभरा। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिएगा, इस पार्ट को काट दिया हूँ, लेकिन इस बार पॉलिश बाहर से की है, तो बताओ जी चेहरा इधर थोड़ी बनेगा, चेहरा तो अंदर बनेगा। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, देखिए अब इसका ऐसा हो गया, इधर बाहर से अगर रंगा था, अगर परावर्तक इधर चेहरा बन रहा था, तो इसको हम क्या बोले? चम्मच ऐसा ही होता है ना, चम्मच। तो चम्मच का देखिए जो पीछे वाला भाग हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, और चम्मच का जो अंदर वाला धंसा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो चम्मच में नहीं ला पाया हूँ, याद नहीं था, नहीं तो अगले वीडियो में से आपको दिखा दूंगा। ये आप घर पर देख लीजिए कि नया चम्मच रखिएगा, इसमें चेहरा एक बार देखना, एक बार चेहरा अपना इधर देखना, दोनों में चेहरा उल्टा सीधा बनेगा। अब देखिए यहाँ पॉलिश किया हूँ, तो चेहरा यहाँ पर आपतित किरण आएगी, अंदर पड़े, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे बोलते हैं कनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिएगा, अब दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब दोनों को अलग करके बताता हूँ। देखो अंदर से पॉलिश कर दिए हैं, तो क्या है उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण जिसका वह, तो इसको आप डिफिनीशन में ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वह गोलीय दर्पण लिख दीजिएगा, वह गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण से तो बना है स्फेरिकल में से, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए बाहर की ओर उभरा है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण, यहाँ भी गोली लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो या वक्रित हो, इसको वक्रित को आप धंसा भी कह सकते हैं। अंदर की ओर धंसा हो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, उसे बोलते हैं कनकेव मिरर। नोट, चम्मच ले लीजिएगा, चम्मच के सामने वाला चमकीला भाग जो होगा अवतल होगा, पिछला वाला भाग जो होगा कन्वेक्स मिरर होगा। तो ये वाला आप एक्टिविटी थोड़ा घर पे कर लीजिएगा और देख लेना, आपको दर्पण दिख जाएगा। अब देखिए इसमें ना हम बात करते हैं कोई दर्पण में, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण था। ठीक, ये गोलीय दर्पण है, हमने इतना का पार्ट काट के निकाला इसका। अगर अब बाहर से पॉलिश किया हो तो जाहिर सी बात है अवतल दर्पण है, और इसका ये जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ये सेंटर है, इस सेंटर को बोलते हैं सी यानी कर्वेचर, और सेंटर से ये पोल है, जहाँ पर ये गोलीय दर्पण का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जिसका जो बीच में पॉइंट लेते हैं, बीचों बीच हिस्सा लेते हैं, इसको बोलते हैं पोल। ठीक, और जहाँ सेंटर से पूरा गोल बना था, पूरा बीच वाला ही गोले में बीच वाला भाग उसको बोलते हैं सी। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफ यानी फोकस बोलते हैं।
तो सबका डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। पी से पोल होता है ध्रुव, सी से होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर से होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ से होता है प्रिंसिपल मुख्य फोकस, और ये छोटा एफ से होता है फोकस दूरी। तो छोटा एफ क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए फोकस दूरी हो गई, यहाँ से फोकस दूरी हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस है। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं। अब पोल से सेंटर की दूरी, पोल से केंद्र की दूरी को बोलते हैं ये वाला रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ध्रुव को पोल से और सी से करें। अब सबका डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, सबका डिफिनीशन होगा, चिंता नहीं करना। चलिए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण का मैं कोई खोखला गोला है जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, कोई खोखला गोला है या गोलीय दर्पण है, उसका एक भाग होता है, उसका भाग है ये, और उस भाग के केंद्र, अच्छा इसके भाग है, ठीक है सर। हमने कहा जिस खोखले गोले का कोई होलो स्फीयर था, कोई खोखला गोला है, खोखला गोला होता है काटा गया है, और ये गोलीय दर्पण जो होता है बच्चा जी, गोलीय दर्पण वगैरह होता है, उसका ये भाग है, और जिसका केंद्र यहाँ मतलब कोई सेंटर है, उस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, इसको अक्षर हम सी से डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल सी कहीं लिखा गया है तब समझ लेना कि हम वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं, सी द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र हो गया। चलिए आपको थोड़ा दिखाते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। ये हो गया खोखला गोला, जो सेंटर दिख रहा है आपको, ये खोखले गोला का जो केंद्र का भाग होता है, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ के दूरी के बीच को हम लोग आर बोलते हैं। ये दर्पण दूसरा है, ये दर्पण दूसरा है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र देखो, आप इसके बारे में लिखे तो वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। मान लीजिए कोई मिरर है या कोई दर्पण है, ये उत्तल हो या अवतल है, या जो केंद्र है इसका भाग नहीं, इसका कोई हिस्सा नहीं होता, इसका पार्ट नहीं होता है। इसको तो बीच वाला खाली केंद्र कहीं माना गया है, तो बीच में कोई तो खोखला गोला होता है ना, तो बीच में कोई हिस्सा मान लेते हैं। ये कोई इसका हिस्सा नहीं है, हिस्सा तो यही से बताया, इतना ही हिस्सा में आता है, ये कोई इसको पार्ट में नहीं होता है, ये कोई भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर होता है, इसलिए भाग नहीं है। देखिए बदलता रहता है। ये मान लीजिए सरफेस परावर्तक सतह इधर, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह इधर होगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह इधर होता है। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह होगा तो उसका वक्रता केंद्र इधर होगा, पीछे की तरफ होगा। अगर यही अवतल दर्पण होगा तो ये मान लो इसका परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह के अंदर होता है ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र उसका भाग नहीं होता है। तो यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। अगर उत्तल दर्पण होगा तो उसके पीछे होता है, और अवतल दर्पण होगा तो परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। ये उत्तल दर्पण हो गया तो ये परावर्तक सतह, यहाँ पर इमेज बनने वाला है। अवतल दर्पण में इमेज इधर बनेगा, अवतल में इमेज इधर बनेगा, तो इसके पीछे है और इसके सामने है। इसीलिए हम बोलते हैं वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का कोई भाग है, दर्पण का कोई भाग नहीं होता, हिस्सा नहीं होता है। सब ध्रुव क्या है, पोल। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन है। अगले लेक्चर में आपको हम ये बाकी चीज़ इमेज बनना सिखाएंगे। आज हम खाली सिर्फ इसका डिफिनेशन करा देते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है। अब अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर देखिए, अपर्चर को समझाने के लिए आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, ठीक, जहाँ जहाँ आपतित किरण आ सकती है, तो आपतित किरण यहाँ पड़ सकती है, यहाँ पड़ सकती है। क्या यहाँ पर आपतित किरण पड़ेगी? नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास अब दिख रहा है, डायमीटर, इसका व्यास जो होता है, ये व्यास जो होता है ये कहलाता है अपर्चर। अपर्चर को हिंदी में द्वारक बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अथवा दूसरा भाषा में कह सकते हैं गोलीय दर्पण का वह प्रभावी चौड़ाई, जो इसकी प्रभावी चौड़ाई है, जहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, यहाँ परिवर्तन हो सकता है, यहाँ तो परिवर्तन होगा नहीं, उस दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दो डिफिनीशन है, एनसीईआरटी में ये वाला लिखा गया है और एक सर ने ये लिखवाया है। अब इसका मुख्य फोकस की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का हम मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए इसका पोल और ये वक्रता केंद्र, इससे गुजरने वाली सीधी रेखा, ये केंद्र है, ये पोल है, इससे सीधे गुजरने वाली रेखा को हम लोग उसका मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं। अब सर मुख्य फोकस क्या होता है, तो देखिए यह आपतित किरण प्रकाश से
यह आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, कोई मुख्य देखिए ये मान ली प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई पैरेलल किरण आएगी, इसके समानांतर कोई किरण आएगी, यहाँ पर आएगी, तो जिस बिंदु पर आके सब मिल जाएगी उसे बोलते हैं फोकस। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डिफिनीसन में, यहाँ देखिएगा, ये कोई आपतित किरण आ रही है, ये मतलब मुख्य अक्ष हो गया, इसके समान कोई समानांतर किरण आ रही है, तो परिवर्तन के बाद आ रही है किरण, तो यहाँ पर आई, टकराई, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से गई है, जिस प्रधान अक्ष को जहाँ काटेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जहाँ काटेगी ना, इस बिंदु पर काटी है, तो ये बिंदु कहलाएगा मुख्य फोकस, ठीक है। और ये क्या होता है ना, जितना ये प्रधान अक्ष को वक्रता केंद्र के बीचों बीच काटती है, ये भी नियम है, ये दो पोल है और ये वक्रता त्रिज्या है, केंद्र है, इसको बीचों बीच काटती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तब तो वक्रता त्रिज्या बोल रहे थे, और यहाँ से यहाँ तक दूरी को आप लोग फोकल लेंथ बोल रहे थे। तो ये मुख्य फोकस हो गया, कोई समांतर किरण आएगी और प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर काटेगी, जिस बिंदु पर मिल जाएगी, ये काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उसको हम बोलेंगे मुख्य फोकस। इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ध्यान देना, कैपिटल एफ लिखा हूँ और यहाँ स्मॉल एफ लिख रहा हूँ, तो कैपिटल पोल और कैपिटल एफ के बीच की जो दूरी होता है उसे हम छोटा एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। आगे फोकल लेंथ की डिफिनेशन, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो कहलाती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या का आधी होती है, तो फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से लिखते हैं, और त्रिज्या का आधा होता है, यानी रेडियस का आधा होता है। और रेडियस तो देखा जाए बच्चा जी, इसका रेडियस देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक था, तो ये फोकस दूरी इतना है, फिर इतना, इसका डबल होता है, तो इसकी त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगुना होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये वाला डिफिनीसन, ये वाला मेन डिफिनीसन है, और ये भी हम याद रखते हैं, यहाँ से बना लेते हैं। जैसे यहाँ से आर का मान निकालेंगे ना, तो इसमें 2 में जब गुना हो जाएगा, तो आर का मान यहाँ से 2f आ जाएगा। कुछ डिफिनीसन है, करा देते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, तो जस्ट अभी थोड़ा कराया था पहले, आप कर दीजिएगा। आने वाली समांतर किरणें प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई या काटती हैं या मालूम पड़ती हैं, उसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। और अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के बोलते हैं। जितने समांतर किरण आती है ना, देखना सब एक बिंदु पर कन्वर्ज हो गई है, सब एक बिंदु पर कन्वर्जिंग हो गई है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अवतल दर्पण को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इन्हें अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलो अब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसका मुख्य फोकस जो होता है ना बच्चे, उत्तल दर्पण के मुख्य आने वाली आपतित किरणें, समानांतर आने वाली आपतित किरणें हैं, तो परिवर्तन के बाद यानी परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई है, इसमें देखिए इस पर यहाँ तो मिल नहीं सकती है फोकस पर, क्योंकि फोकस इसके पीछे होता है और इधर हम पॉलिश किए हुए हैं, तो सारा किरण इधर चल जाएगी, तो हम मानेंगे ना कि यहाँ आएगी, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, तो यहाँ पर काल्पनिक होती है, यहाँ पर काल्पनिक होती है, तो इसे हम लोग एक दौरान, इसीलिए इसकी फोकस दूरी वर्चुअल होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक होती है, वर्चुअल होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी बन जाए आपसे कि उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो ये क्या किया है, आने वाली सारी समांतर किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी किरणों को फैला दिया है, तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, ये दर्पण पढ़े, लेंस में इसको मत जोड़ लेना, लेंस भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस है, लेकिन दर्पण भी हो रहा है। तो ये जो इमेज बनता है कोई चीज़, तो उसके लिए 4 नियम है। पहला नियम है कि कोई किरण आती है, ये प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाएगी, पहला रूल हो गया, नोट कीजिए। दूसरा रूल, अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी से होकर गुजरने वाली, अगर कोई फोकस से, कोई देखे कोई आपतित किरण फोकस से आएगी, कोई किरण फोकस से आएगी, तो वो प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रधान अक्ष है, तो इसके देखना इसकी पैरेलल हो गई। अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, अब पैरेलल लगेगी तो फोकस से जाएगी, 2 नियम हो गया। तीसरा रूल है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पुनः उस दिशा में, अगर वक्रता केंद्र से कोई आपतित किरण आएगी तो परिवर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी। सी से चाटा देखना, सी से चाटा, जिस दिशा में आई है उसी दिशा में लौट जाएगी। अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ, चलो अब एक अगर पोल पर गिरे और कोई आपतित किरण पोल पर आई है तो जितना कोण आई बना है उतना ही कोण आर बना है। ये 4 रूल है, चारों में से कोई भी 2 रूल का यूज करके हम लोग इमेज बना सकते हैं। तो इमेज हम लोग कल बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, आज थोड़ा टाइम नहीं है, तो कल हम लेक्चर 2 लेके जब आएंगे आपके लिए यहाँ से, तो आपको इमेज बनना सिखाएंगे। तो 4 रूल को थोड़ा रिवाइज करके रखिएगा, डिप्रेशन पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना कंटेंट रिवाइज कर लेना है आपको। धन्यवाद।